नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सफलता की प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, क्वालिटी की क्लास नहीं थी। क्वालिटी की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ने का काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम न्यायालय की पूरी पृष्ठभूमि जान लेंगे, उसके बाद हम पढ़ने का काम करेंगे। भाई देखो, समझने की कोशिश करना। जो हमारे पास न्यायालय के दृष्टिकोण से होते हैं, तो सबसे छोटा यानी कि निचले स्तर पर न्यायालय होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और बात समझ में आ गई। तो जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, यानी कि प्रत्येक जिले में जो न्यायालय होते हैं, उनको क्या बोल देंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय। क्या बोल देंगे? जिला न्यायालय। और बात समझ में आ रही, इनको क्या बोल देंगे? जिला न्यायालय। इतनी बात समझ में आ गई। इसको क्या बोल देंगे? जिला न्यायालय। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा जो न्यायालय होता है उसे बोल देते हैं हाई कोर्ट। क्या बोल देते हैं? हाई कोर्ट। इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। बोलो बात समझ में आ गई। इसको क्या बोल देंगे? उच्च न्यायालय। आ रही बात समझ में पक्का। सबसे नीचे कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे प्रत्येक जिले में, यानी कि जिला स्तर पर कौन सा न्यायालय होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, यानी कि जिला न्यायालय होगा। बोलो बात क्या बता देंगे। ठीक, देखो जिला न्यायालय, ठीक बता देंगे। ठीक, परेशान हो आप। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद कौन सा हो गया? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। और इसके बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। बोलो बात समझ में आ गई। तो पावर के दृष्टिकोण से या न्यायिक क्षमता के दृष्टिकोण से जब न्यायालय देखो तो सबसे नीचे कौन? सबसे नीचे कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। बोलो बात समझ में आ गई। सरकार किसे बोल देते हैं? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोल देते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्या बोल देते हैं भाई? उच्चतम न्यायालय। अब बहुत ध्यान से समझना है भाई। देखो ध्यान से समझना है आपको। प्रत्येक जिले में, यानी कि जिला स्तर, यानी कि लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, जिला के अकॉर्डिंग जो न्यायालय होते हैं क्या बोलेंगे? जिला न्यायालय। क्या बोलेंगे? जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बोलो बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद चलता है राजकीय, मतलब राज्य के स्तर पर। प्रत्येक राज्य में लगभग प्रत्येक राज्य में न्यायालय होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं? हाई कोर्ट। क्या बोल देते हैं? हाई कोर्ट। और उसके बाद देश के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि देश के लेवल पर न्यायालय की स्थापना की जाती है, क्या बोल देते हैं? सुप्रीम कोर्ट। बोलो बात समझ में आ गई। तो सबसे शुरुआत के बाद, यानी कि सबसे छोटा न्यायालय कौन? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। फिर इसके बाद हाई कोर्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो ये मुख्यतः जिले में होते हैं। ये मुख्यतः कहाँ होते हैं? जिले में। और ये मुख्यतः कहाँ होते हैं? राज्य में। ये मुख्यतः कहाँ होते हैं? राज्य में। और ये काहे के लिए है? पूरे काहे के लिए है? अब बताओ, जब कोई चीज देश के लिए होगी तो एक होगी या अनेक होगी? एक होगी भाई, क्योंकि एक पूरे देश तो हमारा एक ही, तो एक ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास कितने हैं? एक है। क्योंकि ये काहे के लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं। काहे के लिए काम कर रहा है? यानी कि देश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाता है। दोनों बात समझ में आ गई पक्का। तो जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनको क्या बोल देंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब देखो अपील के दृष्टिकोण से क्या होता है? अगर आपका कोई मुकदमा है तो सबसे पहले आपका फैसला कौन सुनाएगा? डिस्ट्रिक्ट। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं, ठीक, असंतुष्ट हो, तो आप किसके पास जाओगे? और इसे क्या कहेंगे? अपील कहेंगे। क्या कहेंगे? अपील। बोलो बात समझ में आ गई। अब मान लो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया आपको, तो ठीक है। अब मान लो हाई कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं, तो किसके पास जाओगे? और इसलिए भी जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो बात समझ में आ गई पक्का। ठीक, जैसे मान लो आप कोई मर्डर करता है, ठीक, मर्डर करता है, और मर्डर करने के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई। अब वो सजा, तुमको सजा से खुश नहीं, संतुष्ट नहीं, तो भाई किसके पास जाओगे? हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट ने उसमें कुछ चेंज किया या कहा ठीक है, अब हाई कोर्ट से भी खुश नहीं, तो किसके पास जाओगे? अब सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के बात नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा अपीली मामले में। देखो भाई ध्यान से समझो, अपीली मामले में फाइनल निर्णय कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं जा सकते हो? कोई गलती की संभावना है नहीं कि भाई इसकी बात तुमको मानना ही पड़ेगा। इसने अगर कह दिया कि तुमको ये सजा मिलेगी तो मिलेगी। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। ठीक, अब देखो क्या होता है, जब हमारा कोई भी केस याद होता है व्यक्तिगत रूप से, जैसे हमारा है, आप सबका है, तो शुरुआत हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही करते हैं। कहां से करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर फैसले से हम खुश नहीं है तब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से खुश नहीं है तब हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। जो व्यक्तिगत मामले हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़े जा सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में लड़े नहीं जा सकते। अब जो हम आज पढ़ेंगे वो हम देखो भाग कौन सा पढ़ रहे थे, भाग पढ़ रहे थे, और भाग में हम किसको पढ़ रहे थे, संघ को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे, संघ को। और संघ को पढ़ने का मतलब हम किसको पढ़ रहे थे, अब देश के कौन सा न्यायालय है, कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। जो आज की क्लास का टॉपिक होगा उसका नाम क्या होगा, क्या होगा, वो बात समझना है पक्का। ठीक, अब देखो भाई बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझो। हम कौन सा भाग पढ़ रहे थे, भाग 5 में क्या पढ़ रहे थे, संघ का मतलब क्या है, देश। संघ का मतलब क्या है, देश। अब देश में जो न्यायालय है उसी के बारे में पढ़ेंगे, और देश में एक न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम किसको पढ़ने का काम करेंगे, तो आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। वो बात समझ में आ गई पक्का, यहाँ तक समझना। अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है सुप्रीम कोर्ट का, इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। तो भैया क्या बोलते हैं इसको, सर्वोच्च या उच्चतम, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय, दोनों बात समझ में आ रही, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। आगे बात समझ में पक्का। अब देखो समझेंगे इसका गठन किस प्रकार से होता है। तो देखो भाई हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि इसका गठन किस आर्टिकल में होता है। तो इसके गठन का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद कौन सा है मेरे भाई, बता सकता है, 124। कौन सा है, अनुच्छेद 124। 124 अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन। दोनों बात समझ में आ गई पक्का। तो अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। जैसे लिखने समझ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का कहा गया। अब देखो गठन से संबंधित जो बातें हैं ध्यान से समझना। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। कौन सा कोर्ट पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए होता है, देश के लिए, काहे के लिए, देश के हित में काम करता है। और जो हाई कोर्ट होते हैं वो राज्य के लिए काम करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिले के लिए। दोनों बात समझ में आ गई। ठीक, अंतिम निर्णय किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट। किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है अंतिम निर्णय। दोनों बात समझ में आ गई पक्का। तो भाई हम वहां कैसे जानेंगे, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किस आर्टिकल में की गई है, किस आर्टिकल में, 124। अब देखो इसके गठन में जजों की संख्या कितनी होती है, जज कितने होते हैं, यानी कि न्यायाधीश कितने होते हैं, जज कितने होते हैं कोई बता सकता है। तो इसमें मेरे भाई जज होते हैं 33 कितने होते हैं, 33 प्लस 1, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसमें जजों की संख्या कितनी हो गई, 33 प्लस 1। अब देखो हमारा रीजन क्या है, 33 प्लस 1, 33 प्लस 1 हम सारे के 34। हाई कोर्ट संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई या नहीं हो गई। तो हम डायरेक्ट 34 लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे, और हम 33 प्लस 1 करेंगे। देखो समझो जो हमारा 1 है ये वाला है, ये वाली संख्या हमारी दर्शाती है मुख्य न्यायाधीश। इसको मुख्य न्यायाधीश, इसको दर्शाती है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। वो बात समझ में आ रही है, यानी कि मुख्य जज। बोलो पक्का समझ में आ गया। एक संख्या किसको दर्शाती है, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद हमारे पास कौन सी संख्या बची, 33। 33 किसको दर्शाती है, 33 किसको दर्शाती है, अन्य न्यायाधीश। तो ये काहे को दर्शाती है, अन्य न्यायाधीश। काहे को, बोलो बात समझ में आ गई पक्का, आ गया समझ में। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, कितनी है, 33 प्लस 1, कितनी है, 33 प्लस 1
है तो संख्या 34, पर हम याद कैसे करेंगे? 33 प्लस 1। अब जब हम 33 प्लस 1 करेंगे तो ये 33 हो गया और ये क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या हो गया? और 33 क्या हो गए? अन्य न्यायाधीश। 33 क्या हो गए? अन्य न्यायाधीश। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कितने? कितने? एक। और अन्य न्यायाधीश कितने? बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? पक्का समझ में आ गया? अब देखो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भाई कौन है ये बता सकता है? वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। ठीक, भैया कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। बोलो बात समझ में आ गई? अगर पूछ ले किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो 91 नंबर के। किस नंबर के हैं? 91। बोलो इतना समझ में आ गया? पक्का? ठीक, हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 124। 124 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय का गठन। तीनों बातें एक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन कर लो या उच्चतम न्यायालय का गठन कर लो या सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर लो, तीनों बातें एक है या नहीं है? तो भाई देखो आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तीनों बातें एक ही है। बोलो बात समझ में आ गई? अब हम सबसे पहले इसमें क्या देंगे? जज यानी कि न्यायाधीश कितने? तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 33 प्लस 1। 33 प्लस 1। जल्दी बढ़ जाओ। 33 प्लस 1। अब 33 प्लस 1 में क्या? 1 क्या है मेरे भाई? मुख्य न्यायाधीश। 1 क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। किस नंबर के हैं? और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 33। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? इसके पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश? कोई बता सकता है? डीवाई चंद्रचूड़। 50वें नंबर के थे। अभी ये हाल ही में। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? इतना समझ में आ गया? कोई भी अच्छा एक बात बताओ, हम 1134 का है नहीं लिखे? कोई बता सकता है? 1134 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने मुख्य न्यायाधीश हैं और कितने। जब हम 34 को लिख देंगे 33 प्लस 1 क्या लिख देंगे? 33 प्लस 1 तो 33 क्या हो जाएंगे? और 1 क्या हो जाएगा? बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? आगे बात समझ में? ठीक, अब देखो भाई आगे क्या होता है? इनका गठन करता कौन है? यानी कि नियुक्त कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई पता ध्यान से समझना, इनकी नियुक्ति कौन करता है? पहली बात ध्यान से समझो। मुख्य न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वो बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति करता है। इतनी बात समझ में आ गई? करता है। यानी कि जो हमारे पास कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने थे? 34। कितने थे मेरे भाई? 34। अब 34 को हम कैसे लिखेंगे? 33 प्लस 1। तो यानी कि देखो भाई जल्दी बढ़ जाओ, पीछे चला, पीछे बढ़ जाओ। बढ़ेंगे? ठीक, देखो भाई हम क्या लिखवाए? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है? हमारे पास तो न्यायाधीश 34 थे, अब 34 को हम लिखे कैसे थे? 33 प्लस 1। 33 प्लस 1 तो ये वाला जो 1 है इसकी नियुक्ति कौन कर लेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन कर लेगा? राष्ट्रपति करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखो क्या होगा? 33 अन्य न्यायाधीश भी तो है, 33 अन्य न्यायाधीश है या नहीं? इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, पर किसकी सलाह से करेगा? मुख्य न्यायाधीश की। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए किसी सलाह की जरूरत नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? तो भैया देखो इस वाले की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? और इन वालों की नियुक्ति कौन करेगा? किसकी सलाह से करेगा? न्यायाधीश की सलाह। देखो पहले इनको नियुक्त कर लेगा, ठीक, राष्ट्रपति का करेगा, इसको नियुक्त कर लेगा, फिर इनकी सलाह पर 33। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक, तो भाई क्या हम लिख देंगे इसमें?
हम इसमें लिख क्या लेंगे, निकाले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही। अब देखो बताओ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। किसकी सलाह से करेगा, बोलो बात समझ में आ गई। पक्का जैसे मान लो यहाँ पर बैठे हो, अब हम राष्ट्रपति, ठीक, हालांकि कभी नहीं बन सकते, कल्पना कर लो, मान लो हम राष्ट्रपति, एक व्यक्ति को हम उठा लिए, उसको क्या बना दिया, मुख्य न्यायाधीश बना दिए। अब हमको 33 अन्य न्यायाधीश बनाना है, तो जो मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे उससे पूछेंगे भैया बताओ तुम कितने बनाओगे, ठीक, वो सलाह देगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या 33, क्योंकि हम कहाँ हैं, राष्ट्रपति। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का। अब देखो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कितनी चाहिए, योग्यता की बात करेंगे भाई, देखो योग्यता बहुत चाहिए, ठीक, योग्यता कितनी होनी चाहिए, योग्यता की बात करेंगे। देखो योग्यता की जब हम बात करेंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्चतम न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, तीनों एक ही बात है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, एक ही बात है, एक ही चीज है, ठीक, घबराना नहीं है। एग्जाम में सर्वोच्च न्यायालय भी लिखा हो सकता है, उच्चतम न्यायालय भी लिखा हो सकता है। अब देखो अगर तुमको योग्यता कितनी होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो भाई देखो योग्यता की जब बात करेंगे तो कम से कम हाई कोर्ट में, कहाँ भैया, हाई कोर्ट में, यानी कि उच्च न्यायालय में, बहुत ध्यान से समझो, कम से कम हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष मुख्य न्यायाधीश रहे हो, मुख्य न्यायाधीश रहे हो, न्यायाधीश रहे हो, ठीक। आ गई बात समझ में, अभी बता रहे फिर से, या 10 साल तक वकालत की, 10 साल तक वकील रहे, तक वकील हाई, ठीक, किसी भी आए। बोलो बात समझ में आ रही। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो आपकी योग्यता क्या होगी, आपकी योग्यता नंबर 1 योग्यता होगी जो हमारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी कि राज्य के कोर्ट है, यहाँ पर कम से कम 5 साल तुम क्या हो, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हो, क्या रह चुके हो, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हो। अगर तुम 5 साल मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कम से कम 10 साल वकील रहे हो, क्या रहे हो, 10 साल वकील रहे हो, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। बोलो समझ में आ गई, ठीक। तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 साल तो भटकना ही पड़ेगा, ठीक, इसीलिए जो बनता है बढ़ोतरी भी बनता है, ठीक, क्योंकि उसका इतना अनुभव हो जाना चाहिए, तुमको पूरे देश की कमान। बोलो बात समझ में आ रही, क्या भैया, एक अभी बता रहे योग्यता देखो समझ में आ गई, एक बता रहे, ठीक। देखो भाई कम से कम कितने साल हाई कोर्ट में रहना चाहिए, 5 वर्ष। अगर आपको मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो कम से कम 5 साल, कितने साल, 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हो। अगर तुम मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हो तो 10 साल कम से कम दोनों में से कोई एक रहना ही होगा, तभी तुम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो तब तक उम्र कितनी होनी चाहिए, कब तक होगी, तो देखो भाई 65 वर्ष उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। कितने वर्ष तक, 65 वर्ष, 65 वर्ष उम्र तक पद पर रह सकते हैं, तक पद पर रहो। दोनों बात समझ में आ गई। ये काहे की योग्यता लिखवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और, बोलो बात समझ में आ गई।
तो भैया देखो सबसे पहले क्या है, हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल रहे हो, 5। अब मान लो हाई कोर्ट में तुम मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए तो दूसरा विकल्प क्या है, 10 साल, 10 साल वकालत करने का अनुभव होना, ठीक, कम से कम, ठीक, इससे कम अगर पहुंच गए तो नतिया दिए जाओगे, ठीक, भगा दिए जाओगे, ठीक। 9 साल हो, अगर 9 साल वकील रहे, कहेंगे यहाँ हो, पहले तुमको थक जाएंगे, फिर तुमको योग्यता नहीं अपनी पता है, ठीक, आगे बात समझ में, पक्का। तो 5 साल हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हो, या 10 साल क्या रहे हो, वकील रहे हो, ठीक। अब जब तुमको पद मिल जाएगा तो कितने वर्ष तक, 65 वर्ष अपने पद पर रह सकते, 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते। बोलो बात समझ में आ गई। जब मुख्य न्यायाधीश बन जाओगे सुप्रीम कोर्ट के तो कितने साल तक अपने पद पर रह सकते हो, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो भाई समझो, मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया भी लानी पड़ती है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए लानी पड़ती थी, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं लानी पड़ती थी। बोलो बात समझ में आ रही। तो भाई इनका लिख देंगे मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाना पड़ता, महाभियोग प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति ने पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, फिर हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, दोनों बात समझ में आ रही। यानी कि मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लानी पड़ेगी, जैसे मान लो बीच में हटाना है किसी को, ठीक, तो कौन सी प्रक्रिया लानी पड़ेगी, महाभियोग प्रक्रिया लानी पड़ेगी, ठीक। अब सौभाग्य क्या है, सौभाग्य ये है कि हमारे देश में अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग, ठीक, अभी तक किसी राष्ट्रपति पर लगा है, अभी तक किसी उपराष्ट्रपति पर लगा है, यानी कि महाभियोग के द्वारा अभी तक कोई भी हटाया नहीं। बोलो बात समझ में आ गई। तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया को करना पड़ेगा, ठीक। पर सौभाग्य है कि अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग पारित नहीं हुआ। तो यहाँ अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर, अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं। एक बार एक व्यक्ति थे मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था रामास्वामी। क्या नाम था, रामास्वामी। उन पर लग गया पर पूर्णतः पारित नहीं हो पाया, ठीक, बच गए थे थोड़ा सा, वरना लग जाता, चाहो तो नाम लिख भी सकते, ठीक। क्या लिखोगे, रामास्वामी पर महाभियोग प्रस्ताव लगा था, पर पारित नहीं हो पाया, बोलो बात समझ में आ गई, पक्का। तो मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, तेज बोलो, कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग जब किसी भी न्यायाधीश पर लग जाएगा तब उसे पद से बीच से ही हटाया जा सकता है। पर सौभाग्य क्या है, अभी तक किसी पर लगा है, नहीं लगा। एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम क्या था, इन पर प्रस्ताव रख दिया गया था, यानी कि बच गए, पारित नहीं हो पाया था, पारित हो जाता तो इनका नाम आ जाता है इस लाइन, ठीक, कि महाभियोग। अब किसी पर महाभियोग लग जाएगा तो उसके लिए गलत है ना, बीच में हटाए जा रहे हो, ठीक, अपमान का सोचोगे तो ये बात से थोड़ा, ठीक, समझ में आ गई बात, पक्का। तो किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगने से बचा, किस पर, बोलो बात समझ में आई, पक्का, ठीक। अब देखो इनको शपथ कौन दिलवाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा, आपको पता है, शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा,
शपथ कौन दिलवाएगा? तो भाई क्या लिखेंगे हम? देखो बहुत ध्यान से देखना है। मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। आगे बात जब पढ़ाए थे बताए थे, राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवाता है? ठीक, जिसका मतलब तुम हमको कसम खनवा दो, हम आगे बात समझ। देखो भाई, राष्ट्रपति को कौन दिलवा दिए? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवा दिए? कहने का मतलब है तुम हम तुम्हारे लिए कसम खा ले, तुम हमारे लिए। आगे बात समझ पक्का? ठीक। अब देखो भाई, जो मुख्य न्यायाधीश होगा अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो भाई अगला बात देखो, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। ये बड़ी माइनर क्वेश्चन है भाई, पूछ लेता है। अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। बोलो बात समझ में आ रही? पक्का? ठीक, आ रहा समझ में? पक्का भैया? ठीक, हम क्या लिखवाए? मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पत्र दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। किसको देता है? अपने पद पर कब तक बना रहेगा? 65 वर्ष। कब तक बना रहेगा? 65 वर्ष। ठीक, जहाँ छाछठ लगा कहेगा ठीक है। आगे बात नहीं, पक्का समझ में आ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में? 124 में। किसमें? 124 में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 33+1। अब इसको 33+1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक क्या हो गया? 33 क्या हो गए? अब इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र किसको देगा? दोनों बात समझ में आए? पक्का? उसके बाद 33 न्यायाधीश जो हैं अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? किसकी सलाह में करता है? इतना तो पढ़ना है। बोलो बात समझ में आ गई? देखो फिर से बहुत ध्यान से समझो। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में? 124। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी? 33+1। तो जजों की संख्या अगर पूछे तो 34 है। कितनी है? 34। पर हम इसको लिखेंगे कैसे? 33+1। अब इसको लिखने का रीजन क्या है? तो एक क्या हो गया? मुख्य न्यायाधीश। और 33 क्या हो गए? मुख्य न्यायाधीश कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राजीव खन्ना। कौन है? राजीव खन्ना। किस नंबर के हैं? 91। इनको शपथ कौन दिलवाएगा? ये नियुक्ति पत्र त्याग पत्र किसको देंगे? ठीक, और इनको हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग। बोलो बात समझ में आ रही? पक्का? ठीक, आप देखो अब क्या होता है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 124 समझ में आ गया? पक्का? इसमें क्या कहा गया है? न्यायाधीशों का वेतन। क्या कहा गया है? न्यायाधीशों का वेतन जानते हो? कितने लोग जानते हो? ठीक, मेहसाना मंजूरी समझ में आ गई? अब देखो इसका मंजूरी कितनी है? ठीक, देखो समझो भाई। 125 में क्या कहा गया है? न्यायाधीशों का वेतन। क्या कहा गया है? न्यायाधीशों का वेतन, यानी कि कितना पैसा इनको मिलता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इनको वेतन मिलता था, तो भाई वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो वेतन कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? मिलता है कहाँ से भाई? संचित निधि से। संचित निधि से। दोनों बात समझ में आ गई? ठीक, यानी कि जो हमारी संचित निधि है वहां से न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। कहाँ के न्यायाधीशों को?
सुप्रीम कहाँ के सुप्रीम। यहाँ पर जो कुछ भी बात कर रहे हैं कहाँ के न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का दिमाग में ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक कहाँ की बात कर रहे हैं। अब देखो वेतन मिलता है तो भैया देखो जब हम वेतन की बात करेंगे तो वेतन की जब बात करेंगे तो दो प्रकार के न्यायाधीश हैं, एक है मुख्य न्यायाधीश, एक कौन है मुख्य न्यायाधीश। एक कौन हो गया भाई मुख्य न्यायाधीश, बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। एक कौन हो गया मुख्य न्यायाधीश, और इसके बाद क्या हो गए अन्य न्यायाधीश, इसके बाद क्या हो गए अन्य, इसके बाद क्या हो गए अन्य, बोलो बात। जब हम वेतन की बात करेंगे तो एक कौन हो गया और कौन हो गए। अब ये इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है। अब देखो मुख्य न्यायाधीश को वेतन कोई लोग बता सकते हैं कितना किसका इनका वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश इनका वेतन मिलता है 2,80,000, 2,80,000 में ये इनकी मजदूरी। आगे बात समझ में। उसके बाद जलवा मिलता है अलग से, कार सिक्योरिटी घर मकान बीवी बच्चे सबके लिए रहने वाली व्यवस्था होती है सबके लिए, उनकी पूरी पीढ़ी के लिए सबकी पूरी सरकारी जो समझ में आ रहा, बीवी बच्चे खानदान उनके यहाँ किसका पाला उसके लिए भी सरकारी समझ में आ रहा। कितना जलवा है कितनी सैलरी, ठीक। और मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी हो गई 2,80,000 प्रति माह। आगे बात समझिए 2,80,000 रुपए दोनों बात समझ में आ रही है। कम है या ज्यादा है। उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है 2,50,000, 2,50,000 दोनों बात समझ में आ रही है, यानी कि 30,000। वो लोग समझ में आ रहा। तो मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना 2,50,000। इसके अलावा इनको सिक्योरिटी मिलती है, सरकारी वाहन मिलते हैं, सरकारी आवास मिलती है, ठीक सब कुछ फ्री का, ठीक इतना जलवा है कि पूछो, ठीक सब कुछ फ्री का मिलता है सब। ये समझ लो इनके आगे कुत्ता पाला गया, ठीक वो भी सरकारी योजनाओं में होता है। आ रही बात समझ में, सरकारी समझ में आ गई, ठीक पूरी बात समझ में आ गई, वेतन समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है सचिव से। अब पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है 2,80,000, और अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना मिलता है 2,50,000। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। वेतन कम है बढ़ा दें, बढ़ा दें और बढ़ा दें ठीक इतना बहुत है, ठीक सरकारी काम क्या है 2,80,000 तो बचते हैं, सब बचते ही तो है। बाल कटवाना सरकारी काम, ठीक मान लो मेहंदी लगवाना सरकारी, ठीक सब कुछ सरकारी, पूरा मतलब सुबह उठेंगे शाम तक सब सरकारी। आगे बात समझ में, 2,80,000 क्या 125 देखो भाई 125 के बाद अनुच्छेद 126 पहले ये बताओ 124 125 समझ में आ गए। 124 में क्या है बोलो भाई, 124 में क्या है सुप्रीम कोर्ट का 125 में क्या है ठीक पूरा नहीं याद किया तो वेतन याद, 25 में क्या है 24 में क्या है इतना याद, ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है। 108 का 124 में 8 का 124 8 का 125 इतना याद करना, दो शब्द याद करना गठन ठीक पूरा नहीं याद करना, मुख्य न्यायाधीशों का गठन ठीक ये सब याद करने की आवश्यकता। अब देखो भैया समझो क्या हो जाएगा 126 का 126 में क्या है अकादमिक या अस्थायी मुख्य, इसमें क्या है अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, बहुत ध्यान से समझना अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, अस्थायी मुख्य पहले हेडिंग डाल लो फिर समझाते हैं ठीक, इसी को बोलेंगे सदस्य न्यायाधीश, सदस्य न्यायाधीश।
ठीक, देखो भाई ये होता क्या है, पहले समझ लो पूरी कहानी। ठीक, हेडिंग क्या बन रही है, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, यानी कि किस वाले की बात कर रही है, एक वाले की बात। कौन सी वाले की, एक वाले। देखो हमारे पास 34 है, तो कितने हैं मेरे भाई, 34, और 34 को हम लिखे कैसे थे, 33 प्लस 1। अब एक वाला ही मुख्य न्यायाधीश है, इसने किस वाले की बात की गई, एक वाले, किस वाले की, एक वाले। अब इसमें क्या कहा गया, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश या जैसे मान लो हमारे संजीव खन्ना साहब हैं, ठीक, तो ये मुख्य न्यायाधीश है। मान लो उनकी तबीयत खराब है किसी की, ठीक, मान लो पेट खराब है, हालांकि इन लोगों का होता नहीं है, ठीक, इतने डॉक्टर लगे होते हैं, ठीक, मान लो, समझो, कोशिश करो, इनकी तबीयत अचानक खराब है, तब मुख्य न्यायाधीश का पद कौन संभालेगा, तो उसके लिए होता क्या है, जो हमारे 33 अन्य न्यायाधीश थे, बहुत ध्यान से समझो, जो हमारे 33 अन्य न्यायाधीश थे, इनमें से जो वरिष्ठतम होगा, जो योग्यताओं में सबसे श्रेष्ठ होगा, उसे टेम्परेरी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, बोलो बात समझ में आ गई, पक्का होता है। जैसे मान लो मुख्य न्यायाधीश है, ये आकस्मिक किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है नहीं, तो भाई क्या किया जाएगा, जो हमारे 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इनमें देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा योग्यताएं किसके पास है, उसको क्या बना दिया जाएगा, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। कब तक के लिए, जब तक के लिए मुख्य न्यायाधीश नहीं आता है, जब तक के लिए संजीव खन्ना की तबीयत सही नहीं होती, तब तक क्या कर दिया जाएगा, इन 33, ऐसा नहीं किसी को पकड़ कर बनाते हैं, अन्य न्यायाधीश जो 33 है उनमें से किसी एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। बोलो बात समझ में आ गई, पक्का। तो भाई हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जब मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश, जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश, किसी कारणवश, किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते, उपस्थित नहीं हो पाते, उपस्थित नहीं हो पाते, हो पाते, तो 33 अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या कर दिया जाता है, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। कब तक के लिए, जब तक पहले वाले की तबीयत सही हो, वो आएंगे कहेंगे ठीक भैया जाओ 33 वाले में पहुंच गए। आ गई बात समझ में, देखो होता क्या, इसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो हमारे पास 33 प्लस 1 है, 33 प्लस 1 है। अब मान लो इस एक वाले की क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, हो जाती है, तो 33 में से एक यहाँ क्या बन जाएगा, मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर यहाँ से हो जाएगा, तो फिर कितने हो जाएंगे। अब बोलो समझ में आ गया, पक्का। ठीक भाई देखो क्या लिखे, क्या लिखे हैं, उपस्थित नहीं हो पाता है, हो पाते हैं, नहीं हो पाते तो उनकी जगह, उनकी जगह पर 33 अन्य न्यायाधीशों में से, 33 अन्य न्यायाधीशों में से, 33 अन्य न्यायाधीशों, चलो लिख समझ लेना, न्यायाधीशों में से वरिष्ठ न्यायाधीश को, वरिष्ठ न्यायाधीश को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं, अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी मुख्य। अब देखो मजे की बात क्या है, समझो भाई, जब ये व्यक्ति, जब कोई अन्य सदस्य मुख्य न्यायाधीश बनेगा, मान लो 2 दिन के लिए बना, तो 2 दिन के लिए जो इसका वेतन मिलेगा, जो सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो मुख्य न्यायाधीश के कारण मिलेगी। किसके कारण मिलेगी, मुख्य न्यायाधीश। ये बात समझ में आ गई, पक्का। हम क्या लिखवाए, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश या तटस्थ
न्यायाधीश। इसने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनकी जगह पर 33 अन्य न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश को कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो भाई ध्यान से समझो, जब तक ये मुख्य न्यायाधीश रहेगा तब तक इसकी सुविधाएं और उसका वेतन किसके कारण मिलेगा? मुख्य न्यायाधीश के कारण। जितना जलवा मुख्य न्यायाधीश काट रहा होगा उतने काटे। मान लो 2 दिन के बाद आ गए फिर कहेंगे जाओ भैया 33 वाले में चले जाओ, ठीक, क्योंकि ये 33 वाले में से किसमें आया था? 1 वाले में, तो इसको सुविधाएं भी 1 वाली ही मिलेगी। जितनी सुविधाएं हैं जितना वेतन, ठीक, एक्स्ट्रा काम करने के लिए। सर जी 32 रहेगी, ठीक, 32 नहीं है, फिर जब वो आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश फिर 33 वाले तब तक 32 रहेंगे, तब तक। ठीक, आगे बात समझ। 1 या 2 दिन की स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति नहीं बनती, ठीक, जो बड़े लोग होते हैं बीमार नहीं होते। चलो भाई आगे बढ़े, जल्दी देखो। बड़े लोग बीमार क्या होंगे? कोई बीमारी वाली शुरुआत नहीं है, ठीक, बीमारी हम लोगों के लिए बनी, ठीक, हम लोगों के लिए कहा जाता है कि मौत तो जल्दी आ जाता है, कफन के रुपए भी खर्च हो जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, समझ में आ रही है? ठीक, इस प्रकार से गरीबी बहुत अजीब चीज होती है। जल्दी लिख लिया भाई, बड़े बोलो, समझ में आ गया पक्का? क्या कहता है भाई? फिर से देखो आर्टिकल 126 क्या कहता है? अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब हमारा मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तब उसकी जगह पर जो हमारे 33 अन्य न्यायाधीश है इनमें सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्यता वाले व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? टेम्परेरी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। और जब वो आ जाएगा तो बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, आप देखो भाई, देखो 126 127 अनुच्छेद 127 इसमें क्या कहा गया? अस्थायी न्यायाधीशों की बात की गई, उसमें मुख्य न्यायाधीश की बात की गई थी, इसमें काहे की बात की गई? न्यायाधीश की बात। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? अस्थायी न्यायाधीशों की बात। इसमें काहे की थी? अस्थायी मुख्य न्यायाधीशों की बात की, अस्थायी न्यायाधीशों। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा बोलो भाई 26 में क्या था? 26 में क्या था? अस्थायी, इसमें न्यायाधीश मुख्य नहीं है, इसमें अन्य लोग उनकी बात की। देखो भाई इसमें होता है जैसे मान हमारे पास अन्य कितने हैं? 33 हैं। अब कोई ऐसा काम होना है जिसमें 33 के अलावा जरूरत है न्यायाधीश को, तब क्या करेगा? जो हमारा मुख्य न्यायाधीश, बहुत ध्यान से समझो, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर कुछ व्यक्तियों को कुछ दिनों के लिए अस्थायी क्या बना देगा? न्यायाधीश। यानी कि 33 से संख्या बढ़ाकर 34 भी कर सकता है, 35 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है, 50। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक, उसमें क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश बढ़ाया जाता था, इसमें कौन हो गया? न्यायाधीश। ठीक, देखो अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33। अब मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें 33 से काम नहीं चल रहा है, जरूरत है और लोगों की, तो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की सलाह पर कुछ लोगों को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? तो इसमें क्या होगा? जब हम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह कुछ अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों को अस्थायी रूप में नियुक्त कर लेता है, दोनों बात समझ में आ रही है? ठीक, यानी कि 33 है भाई, अब 33 के ज्यादा हमको जरूरत है तो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है क्या कर लेगा? कुछ अन्य लोगों को जो वरिष्ठ हैं, जो योग्यतावान है, उनको कुछ समय के लिए किसकी सलाह पर? बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि 33 हमारे अन्य कितने हैं? 33 है। अब मान लो जरूरत है तो 34 हो जाएंगे, 35 भी कर दिया जाएगा, पर परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए।
ठीक, अस्थाई। मन होगा जब बुला लेंगे, मन होगा जब उनको कह देंगे ठीक है भैया जाओ जाओ। ठीक, अस्थाई का मतलब कोई फिक्स नहीं है, कब तक रहोगे कब तक नहीं। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। अब देखो भैया अनुच्छेद 128 बहुत ध्यान से समझना, पूरे अनुच्छेद फिर से रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक, अनुच्छेद 128 में कहा जाता है जो न्यायाधीश के पद से, बहुत ध्यान से समझो, जो न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं। बहुत ध्यान से समझो, 128 में क्या कहा जाता है, जो न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि पद से मुक्त हो चुके हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी ठीक तो उनको भी बुलाया जाएगा। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 128, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुलाया जाएगा। जैसे मान लो तुमको पेंशन से रिटायर कर दिए पद से न्यायाधीश, अब जरूरत पड़ गई तो तुमको भी बुलाया जाएगा। अब तुम कहते नहीं हम तो सेवा मुक्त हो गए, रखा है, तो आर्टिकल 128 लिख देंगे तुम्हारे। ठीक, करेंगे चलो ठीक। तो क्या आर्टिकल 128 में क्या कह दिया गया, अगर तुम पद से मुक्त हो गए हो, सेवा निवृत्त हो गए हो, फिर भी अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई पक्का। यानी कि जो न्यायाधीश के पद पर होते हैं उनको कभी भी बुलाया पक्का। ठीक, तो भाई इसमें हम क्या लिखेंगे, सेवा निवृत्त, सेवा निवृत्त, सेवा निवृत्त न्यायाधीशों, सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को भी बुलाया जा सकता है, बुलाया जा दोनों बात समझ में आ गई। ठीक, जैसे मान लो हम न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, तो 65 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे भाई, अपने बीवी बच्चे के पास आ जाएंगे। सही बात है नहीं? ठीक, अब मान लो न्यायालय को हमारी जरूरत नहीं, कोई ऐसा केस आ गया जिसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई हमको बुलाया जाएगा। किस आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाएगा, और हम कहीं नहीं जाएंगे तब क्या कर दिया जाएगा, आर्टिकल 128 लिखाया जाएगा, उसमें लिखा होगा जो सेवा निवृत्त है उनको भी बुलाया जाएगा, और हम नहीं जाएंगे तो खींच कर लेंगे। ठीक, और हमारे ऊपर लिखिए आर्टिकल 128। बोलो बात समझ में आ गई। हम क्या लिखे, सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को भी बुलाया जा सकता है। पक्का बात समझ में आ गई। अब देखो भाई क्या है आर्टिकल 132, इसे बहुत ध्यान से देखो क्या, देखो आर्टिकल 129 बहुत मोस्ट है भाई, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसे नोट कर लेना। देखो आर्टिकल 129 में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय साक्ष्य के रूप में, यानी कि किसी भी केस को हल करने के लिए नमूने के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं, साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं, नाजीर के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। नाजीर का मतलब होता है उदाहरण। ठीक, जैसे मान लो कोई केस हुआ, बहुत ध्यान से समझ लो वरना समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो, ठीक, अब उस केस में क्या क्या किया गया, ये क्या हो जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा। ठीक, और जैसे मान लो कोई मुकदमा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो साक्ष्य वहां से मिले उसी के अकॉर्डिंग को अपना फैसला सुना सकते हैं। और कहेंगे देखो सुप्रीम कोर्ट ने किया था इसलिए इस सजा की हम, इस अपराध की वाली सजा हम, तो इनके जो निर्णय होते हैं नाजीर के उदाहरण में। ठीक, तो भैया इनके निर्णय को क्या क्या देंगे, उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के निर्णय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय उदाहरण के रूप में, उदाहरण को ये कहते हैं नाजीर, उदाहरण को उर्दू में बोलते हैं नाजीर। नाजीर समझते हो, कहते हैं उनका लड़का बहुत अच्छा कामयाब होने की नाजीर प्रस्तुत किया। सुने होंगे गांव में, नाजीर का मतलब होता है उदाहरण, कहेंगे उनकी बहुरिया देखो कितना अच्छा काम कर रही है, एक प्रकार से नाजीर प्रस्तुत किया। ठीक, तो नाजीर का मतलब होता है उदाहरण। ठीक, जैसे मान लो हम बहुत अच्छा पढ़े तो कहेंगे वो मास्टर देखो लखीमपुर में नाजीर बन गया, समझ में आ गया, कहेंगे नाजीर बन गया। नाजीर का मतलब होता है उदाहरण बन गया। ठीक, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए नाजीर बन गए, कहते हैं सर, नाजीर का मतलब होता है उदाहरण बनना।
अब जैसे मान लो कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो फाइनल हुआ, तो अन्य केसों के लिए उदाहरण बन जाएगा, नाजीर बन जाएगा, नमूना बन जाएगा, साक्ष्य बन जाएगा, और इसी के आधार पर भी फैसले। बोलो बात समझ में आ गई? तो हम क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को उदाहरण यानी कि नाजीर। नाजीर के बाद एक और लिख सकते हो साक्ष्य। क्या लिख सकते हो? साक्ष्य। साक्ष्य के अलावा लिख सकते हो प्रमाण। और एक बात ठीक, तो है ठीक, तो ही सारी बहुत देखो उदाहरण लिखो, नाजीर लिखो, साक्ष्य लिखो, प्रमाण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ये यानी कि ये उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, पक्का। अब देखो आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 अभी याद करवा देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है? एक बता देंगे, एक याद हो जाएगा, ठीक। देखो भाई, आर्टिकल 130 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान। क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस स्थान पर बना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान की बात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भवन किस स्थान पर बना है। तो किस स्थान पर बना है? नई दिल्ली। कहाँ बना है? नई बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, सुप्रीम कोर्ट की भी खंडपीठ बनाई जा सकती है। खंडपीठ समझते हो? सहायक, ठीक, सहायता करने वाली पीठ। जैसे मान लो हम हैं यहाँ पर, हम जीएस पढ़ा रहे हैं, अब जीएस बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक। मान लो अब जीएस पढ़ाने के लिए यहाँ पर बच्चे आ ना पाए, कितने बच्चे आते हैं, तो हम बाहर क्या कर देंगे? एलसीडी लगवा देंगे, बाहर के लोग भी देख सकते हैं, तो हमारी खंडपीठ कहाँ बन जाएगी? बाहर, ठीक। अब मान लो बाहर भी बहुत भीड़ लग जाए, तो भाई हम संकटा देवी पड़ेगी, एलसीडी लगवा दें, वहाँ भी देख सकते हैं, तो संकटा देवी पर हमारी क्या बन जाएगी? बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। देखो क्या हुआ, जैसे मान लो हम जीएस पढ़ा रहे हैं, अब जीएस बहुत अच्छी पढ़ाई है, जहाँ पर जगह ना हो बैठने, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी खंडपीठ बनवाना पड़ेगा। तो भाई एक एलसीडी बनवा देंगे, यहाँ का रिकॉर्ड का बाहर खोल देंगे, बाहर करके देखेंगे, कहाँ देख लेंगे? बाहर। अब मान लो बाहर भी बहुत भीड़ हो गई, तो मेला मैदान में पहुंच गए, संकटारी भी लगवा दी, तो कहने का मतलब है खंडपीठ बनती। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा मुकदमे हो जाए, बहुत ज्यादा केसेस हो जाए, तो भाई वो क्या कर सकता है? अपनी खंडपीठ का निर्माण क्या कर सकता है? अपनी खंडपीठ यानी कि सहायक न्यायालय की निर्माण कर सकता है। पर निर्माण करेगा किसकी अनुमति से? करेगा राष्ट्रपति की अनुमति से। किसकी अनुमति से करेगा? राष्ट्रपति। तो भाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ का निर्माण राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा, की अनुमति से करेगा, अनुमति से करेगा, अनुमति से करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? जैसे कि देखो उत्तर प्रदेश का मुख्य न्याय, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है, और उसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी अपनी खंडपीठ बना सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। अब दक्षिण भारत वालों को दूर पड़ रहा है, तो दक्षिण भारत में कहीं बना सकता है, और उत्तर भारत वालों को दूर पड़ रहा है, तो वो भी बना सकते हैं। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बोलो आगे बात। पर किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति कहेगा खंडपीठ बना दो तो बना देंगे, नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर राष्ट्रपति उत्तम शर्मा, ठीक, और हमारी खंडपीठ बनना है, तो वो अगर बोल देंगे तो बाहर से लग जाएगी। ठीक, आगे बात समझ में? पक्का? ठीक। तो भैया आर्टिकल 130 समझ में आ गया? ठीक। अब देखो आर्टिकल 131, घबराना नहीं है, एक आर्टिकल अभी याद भी करवाएंगे, ठीक। यहाँ पर बस आर्टिकल 131 में क्या? देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकार। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक अधिकार, प्राथमिक न्यायिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक न्यायिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कौन से केस हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ही लड़े जा सकते हैं? इसका मतलब ये, बहुत ध्यान से समझो भाई,
ध्यान से समझो क्या लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक न्यायिक अधिकार, यानी कि ऐसे कौन से केस हैं जो डायरेक्ट कहाँ लड़े जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। व्यक्तिगत केस लड़ा जा सकता है, तुम्हारे थप्पड़ कोई मार दे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ोगे, ठीक, तुम्हारा हाथ कोई काट कर लिए जाए लड़ोगे, तुम्हारा खेत कोई कब्जा ले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ोगे, ठीक, नहीं लड़ सकते, व्यक्तिगत केस नहीं लड़ सकते। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जो सीधे और सीधे कहाँ लड़े जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ लड़े जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। उनमें कौन कौन से केस आते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं केंद्र और राज्य का मामला, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो वो कहाँ सीधे लड़ा जा सकता है, कहाँ लड़ा जा सकता है, यानी कि मोदी जी और योगी जी लड़ाई करते तो कहाँ लड़ सकते हैं डायरेक्ट, बोलो बात समझ में आ गई। तो पहला किस प्रकार का केस होगा, केंद्र का मतलब देश देते हैं, केंद्र और राज्य का मामला, और केंद्र और राज्य का, बोलो बात समझ में आ गई, केंद्र और राज्य का आ गई बात समझ में। यानी कि जब कभी केंद्र और राज्य की सरकारें आपस में कोई मतभेद हो जाए, ठीक, तब कौन लड़ेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, ठीक। योगी जी और मोदी जी की लड़ाई हो जाए, पटकी पटकौर हो जाए, ठीक, हालांकि नहीं हो सकती भाई, ठीक, मान लो हो जाए, ठीक, योगी जी को गुस्सा आ जाए मोदी जी को पटक दे, ठीक, तो डायरेक्ट कहाँ लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट जाने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत है, डायरेक्ट कहाँ लड़ने, पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, राज्य और राज्य का विवाद, राज्य और राज्य और यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य का विवाद हो जाए, उत्तर प्रदेश वाले बिहार से लड़ाई करते, ठीक, बिहार वाले छत्तीसगढ़ से लड़ाई करते, तो सीधे कहाँ केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ जाएगा, बोलो बात समझ में आ रही, पक्का। अब देखो इस प्रकार का एक केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया भी है, उस केस का नाम क्या है, एक नदी है जिसका नाम है कावेरी, क्या नाम है, कावेरी। अब कावेरी नदी के जल विवाद, कावेरी नदी का क्या है, जल विवाद है, यानी कि इसका कितना पानी कौन यूज करेगा, जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, कोई बता सकता है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, इसके बीच है भैया तमिलनाडु और इसके बीच है कर्नाटक, दो राज्यों के बीच है। तो ये विवाद सीधे किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि राज्य का मामला है। अगर केंद्र और राज्य में लड़ाई हो जाए तो किसके पास जाएगी, किसके पास, राज्य लड़ाई कर दे, बोलो बात समझ में आ रही, पक्का। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद तीसरा क्या है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश व राज्य के सीधे कहाँ जाएंगे, बोलो भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई मेरे, 4 नंबर पर क्या हो जाएगा, यूटी व केंद्र, ठीक, इतने प्रकार के विवाद सीधे कहाँ लड़े जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब हम बोल रहे हैं केंद्र और राज्य का विवाद, फिर बोलो केंद्र और राज्य का विवाद, फिर बोलो फिर से केंद्र और राज्य का विवाद, राज्य और राज्य का विवाद, राज्य यूटी और राज्य का विवाद, यूटी और देश का विवाद, बोलो बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, लिखते हैं आगे जल्दी, समझ में आ गया। अगर मान लो मोदी जी और योगी जी भिड़ जाए तो किसके पास जाएगा, ठीक, और मान लो योगी जी और नीतीश चाचा आपस में भिड़ जाए किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और मान लो योगी जी और अरविंद केजरीवाल में भिड़ जाए, पक्का समझना। अब अरविंद केजरीवाल और मान लो कि कौन, मोदी जी भिड़ जाए किसके पास जाएगा, रिपोर्ट के पास। और यही बात समझ, देखो भाई समझने की कोशिश करो, मोदी जी केंद्र सरकार चला रहे हैं, मोदी जी कौन सी सरकार चला रहे हैं, केंद्र सरकार, और योगी जी कौन सी सरकार, राज्य सरकार, नीतीश कुमार कौन सी सरकार, राज्य सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली यूपी के हैं। अब देखो भाई योगी जी और मोदी जी, समझने की कोशिश करो, योगी जी और मोदी जी में विवाद हो जाए कहाँ जाएगा, तो ये विवाद कौन हो जाएगा, केंद्र और राज्य का, कहाँ का हो जाएगा, केंद्र और राज्य का। अब नीतीश चाचा और योगी जी आपस में भिड़ गए कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और ये विवाद कैसा विवाद, राज्य का, बोलो बात समझ में आ गई।
अब योगी जी और अरविंद केजरीवाल भिड़ गए, तो ये कैसा विवाद होगा? राज्य और यूटी का विवाद। ये कहाँ जाएगा? अब अरविंद केजरीवाल और मोदी जी भिड़ जाए, यानी कि यूटी और केजरी मिल जाए, तो कहाँ जाएगा? बोलो, बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार के विवाद सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। एक लाइन बोलो, देखो भाई, राष्ट्रपति बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद भी सीधे कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाएंगे। किस आर्टिकल के द्वारा? बता चुके हैं, बनाया नहीं। आर्टिकल 71। किस आर्टिकल के द्वारा? अनुच्छेद पढ़ा चुके हैं भाई। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आपका ठीक, यानी कि भाग 5 क्या हो गया? पूर्णतः समाप्त। ठीक, भाग 6 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो कैसी क्लासें होती है इसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी भैया, शेयर किया कर दिया। निश्चित जिम्मेदारी ध्यान रखा करें।